Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to discuss a very interesting reading and the name of that reading is The Dead Sea Scrolls. So without any delay everyone, let's get started with our reading explanation. Before starting the video, you must share this video, like this video and comment down below whatever video you want next. So the first question that we have here is completing the notes and we have one word limit only, because of which I have put a bigger one here. So the heading is the Dead Sea Scrolls. The subheading is about the discovery and there is a name of the region named which is Qumran 1946 and 47. That means कि हमें ये particular time period पर जाना है, फिर हमें answers मिल जाएंगे. हमें पहला जो statement given है that is 3 Bodiam shepherds in their teens were near an opening on the side of the cliff. So 3 शेफर्ड जो थे अपने टीनेज में थे, वो सारे के सारे क्लिफ के साइड पर थे, ओपनिंग जो हो रही थी वहां की. ठीक है. सो हर्ड अ नॉइस, उनको एक साउंड सुना ऑफ ब्रेकिंग, कोई चीज टूटने का. व्हेन वन टीनेजर थ्रू अ डैश, जब एक टीनेजर ने कोई चीज थ्रो कर दी थी. सो उसने क्या थ्रो किया था हमने वो बताना है. आंसर इज रॉक. जब उसने रॉक थ्रो की थी तब उनको साउंड सुनाई दिया. मूव टू द फर्स्ट पैराग्राफ एवरीवन. फर्स्ट पैराग्राफ में आपको 46 एंड 47 मिल गया. सेकंड लाइन में आपको कुमरन रीजन मिल गया. थर्ड लाइन में आपको मिला वन ऑफ दीज यंग शेफर्ड्स. सो हमारे पास 3 शेफर्ड थे, 3 में से एक. वन ऑफ दीज यंग शेफर्ड्स, यंग मतलब टीनेज. टॉस्ड अ रॉक, टॉस्ड मतलब फेंकना. फेंका क्या उसने एक रॉक फेंकी इनटू एन ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ द क्लिफ. सो अभी ये सारी की सारी स्टेटमेंट हमें गिवन थी. उन्होंने हमसे सिंपल पूछा है कि उन्होंने क्या फेंका था. सो आंसर इज रॉक. Let's move to the second question everyone. The second question here is teenagers went into the dash. जो teenagers थे वो किसी चीज के अंदर गए and found a number of containers made of dash. और उनको फिर बहुत सारे बर्तन यूटेंसिल कंटेनर्स मिले जो किसी चीज से बने हुए थे. So जो teenagers थे वो केव के अंदर गए और वहां पर उनको क्ले के कंटेनर्स मिले थे. सेम लोकेशन पे जाना है आप सभी ने. फर्स्ट पैराग्राफ में उसी को अगर आप कंटिन्यू करते हो ना, लाइन नंबर 5 की स्टार्टिंग में लिखा है ही एंड हिज कंपेनियंस मतलब उसके दोस्त. वो और जो उसके दोस्त थे वो गए. एंटर्ड द केव, एंटर्ड मतलब वो अंदर चले गए. अंदर किसके गए? वो केव के. सो हमारा आंसर क्या आ गया? दैट इज केव. एंड स्टम्बल्ड अक्रॉस अ कलेक्शन ऑफ लार्ज क्ले जार्स. अभी जार्स क्या है? बर्तन. सो वो जार जो थे वो किसके बने हुए थे? दैट वर मेड अप ऑफ क्ले. सो हमारा आंसर क्या आ गया? आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन इज क्ले. Let's move to everyone 4 number question. 4 number question here is about the scrolls. So scrolls क्या है? Date from between 150 BCE and 70 CE. अभी scrolls क्या होते हैं? Actually वो जो पत्थर पर या फिर पेपर के ऊपर हमने कुछ लिखा होता है ना, they are called scrolls. अभी डेड सी स्क्रॉल मतलब डेड सी एक समुद्र का नेम है और वहां पर अगर हमें कोई लिखी हुई पत्थर के ऊपर, चाहे वो लिखी हो स्टोन के ऊपर या फिर किसी पेपर पार्चमेंट के ऊपर लिखी हो, उस चीज को वो स्क्रॉल्स बोलते हैं. ठीक है. उन्होंने बोला इस टाइम पीरियड के बिटवीन उनको ये स्क्रॉल मिली थी, मतलब इतनी पुरानी है वो. थॉट टू हैव रिटन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल नोन एज डैश. हम ये सोचते हैं कि ये जो हमें स्क्रॉल मिली है वो किसी लोगों के ग्रुप ने लिखा है. उस ग्रुप का नाम बताना है हमने. आंसर इज एसएनएस. लेट्स मूव एवरीवन. इसकी लोकेशन आपको सेकंड पैराग्राफ में मिलेगी. सेकंड पैराग्राफ में आपको ये रीड करना है यहां से. सो आपको यहाँ पर टाइम पीरियड मिल गया 150 BC एंड 70 CE. उसके बाद एवरीवन अगर आप रीड करो लास्ट सेकंड लाइन में, वहां पर लिखा है द एरिया वाज नोन एज जोडिया एट दैट टाइम. उसको ये नाम बोलते थे. द पीपल आर थॉट टू हैव बिलोंग टू अ ग्रुप. जो लोग थे वो एक ग्रुप से बिलोंग करते थे. ग्रुप का नेम क्या था? ग्रुप कॉल्ड द एसएनएस. सो हमारा आंसर सिंपली आ गया, दैट इज एसएनएस. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ. फिफ्थ क्वेश्चन हियर इज रिटन मेनली इन डैश लैंग्वेज. अभी ये जो थे स्क्रॉल ये किस में लिखी गई थी? आंसर इज हर्ब्यू लैंग्वेज में ये लिखी गई थी. ये आपको थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में मिलेगा. मेजॉरिटी ऑफ द टेक्स्ट, जितना भी ये चीज लिखा जाता है, टेक्स्ट होता है ऑन द डेड सी स्क्रॉल्स आर इन हैब्रू. वो सारी किस में है? वो हैब्रू में. दैट मीन्स हैब्रू इज द लैंग्वेज देयर, क्योंकि वो उसमें लिखा गया. सो हमारा फिफ्थ का आंसर आ गया, दैट इज हैब्रू. Let's move to the next category everyone. Next category हमारे पास है true false not given. Question number 6 is the Bodiam teenagers who found the scrolls were disappointed. जो Bodiam teenagers थे जिनको ये scrolls मिली थी वो निराश हो गए थे. By how little money they received for them. कि उनको बहुत कम पैसा मिला था जब उनको scrolls मिली. जब उन्होंने scroll को बेचा तो उनको बहुत कम पैसा मिला जिसकी वजह से वो निराश हो गए, disappointed हो गए.
आंसर इज नॉट गिवन एवरीवन, क्योंकि उनकी फीलिंग की बात ही नहीं हुई है। फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर बोर्डियम टीनेजर्स की बात हुई है, ठीक है। यहाँ पर लिखा उन्होंने कि केव में थे वो, क्ले जार्स वगैरह थे, स्क्रोल भी था वहां पर। द टीनेजर्स टुक द 7th स्क्रोल, उन्होंने 7th स्क्रोल लेकर गए 7 के टाउन में और उन्होंने वहां पर जाकर उसको बेच दिया थोड़ी सी मनी के लिए। अभी उसके बाद उनकी फीलिंग्स वहां पर मेंशन नहीं है, वो हैप्पी हैं, सैड है, न्यूट्रल कैसे हैं। सो क्वेश्चन में लिखा डिसअपॉइंटेड है, डिसअपॉइंटमेंट जो थी वो मिसिंग थी, तो हमारा आंसर आ गया नॉट गिवन। क्वेश्चन नंबर 7 नाउ, देयर इज अग्रीमेंट अमंग एकेडमिक्स की अभी जो है एकेडमिक जो रिसर्चर्स हैं वो अग्री कर रहे हैं, वो बात मान रहे हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ द डेड सी स्क्रॉल, कि डेड सी स्क्रॉल कहां से आया है, उसकी लोकेशन को लेकर वो सारे के सारे अग्री कर रहे हैं। आंसर इज फॉल्स, ऐसा नहीं है एवरीवन। इसकी लोकेशन आपको मिलेगी ये सेकंड पैराग्राफ में लाइन नंबर 1 से। द ओरिजिन ऑफ डेड सी स्क्रॉल, सो डेड सी स्क्रॉल कहां से आया है, विच वर रिटन अराउंड 2000 years ago, 2000 साल पहले ये चीज लिखी गई थी, इतने टाइम पीरियड में, इज स्टिल द सब्जेक्ट ऑफ स्कॉलरली डिबेट, वो अभी भी स्कॉलरली इज इक्वल्स टू रिसर्चर्स, सो रिसर्चर्स जो है वो अभी भी उसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं, डिबेट मतलब बहस कर रहे हैं, दैट मीन्स वो अग्री तो कर नहीं रहे हैं, क्वेश्चन में लिखे अग्री कर रहे हैं, सो डिबेट हो रही थी, अग्रीमेंट नहीं हो रहा था, तो हमारा आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके फॉल्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 नाउ, मोस्ट ऑफ द बुक्स ऑफ द बाइबल्स रिटन ऑन द स्क्रोल्स आर इनकम्प्लीट, ज्यादातर जो बुक्स हैं बाइबल की जो स्क्रोल के ऊपर लिखी गई हैं वो ज्यादातर बुक्स जो है वो इनकम्प्लीट है, आधी अधूरी है। आंसर इज ट्रू, ऐसा तो है। ओके एवरीवन, ये फर्स्ट पेज पर जो लास्ट पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन से है, द डेड सी स्क्रोल्स इंक्लूड फ्रेगमेंट्स फ्रॉम एवरी बुक, हर एक बुक के वहां पर क्या है, फ्रेगमेंट्स है। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े, टुकड़े कभी पूरे होते हैं, आई डोंट थिंक सो। सो फ्रेगमेंट्स मतलब पीसेस, पीसेस मतलब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है हर एक बुक में, किसकी, ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल, दैट मीन्स की एक बुक को छोड़कर विच इज बुक ऑफ एस्थर, सारी की सारी बाकी जो बाइबल्स की बुक हैं वो सारी की सारी उसमें आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, फ्रेगमेंट्स हैं, दैट मीन्स की मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट। सो हमारा आंसर आ गया दैट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9 नाउ, द इंफॉर्मेशन ऑन द कॉपर स्क्रॉल इज रिटन इन एन अनयूजुअल वे, जो भी कॉपर स्क्रॉल के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी गई है वो काफी वियर्ड तरीके से लिखी गई है। आंसर इज ट्रू। सेकंड पेज पर मूव करना आप सभी, सेकंड पेज पर जब आप जाओगे तो लाइन नंबर 3 में रीड करना है, द ओनली एक्सेप्शन इज द स्क्रॉल नंबर 3Q15, एक जो स्क्रॉल है वो काफी डिफरेंट है, यूनिक सा है, एक्सेप्शनल है, हटके है, विच वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड टिन, इसको कॉपर और टिन को दोनों को मिलाकर बनाया गया था, इसको कॉपर स्क्रॉल भी बोलते हैं। दिस क्यूरियस डॉक्यूमेंट फीचर्स लेटर्स चिसल्ड ऑन टू मेटल, ये अभी डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर जो लेटर्स लिखे गए हैं उसको मेटल के ऊपर खरोद कर चिसल करके लिखा गया है, दैट मीन्स कि उसको उसके ऊपर खरोद के लिखा गया, बाकी नॉर्मल लिखे जाते हैं, इसको खरोद के लिखा गया, सो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज डिफरेंट, उसको अलग तरीके से लिखा गया था, सो आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10th नाउ, 10th क्वेश्चन इज, मार सैमुअल वाज गिवन सम ऑफ द स्क्रॉल्स एज गिफ्ट, मार सैमुअल को कुछ जो स्क्रॉल्स थे वो एज अ गिफ्ट दिए गए थे। आंसर इज फॉल्स। एवरीवन फाइंड आउट द नेम मार सैमुअल। मार सैमुअल आपको सेकंड पेज पर सेकंड पैराग्राफ में मिलेगा, वहां पर लिखा है 1948 में एक सीरियन ऑर्थोडॉक्स आर्च बिशप था जिसका नेम था मार सैमुअल, एक्वायर्ड 4 ऑफ द ओरिजिनल 7 स्क्रोल्स, उसको 4 स्क्रोल्स मिल गए थे 7 में से, फ्रॉम अ जेरूसलम शूमेकर एंड पार्ट टाइम एंटीक्विटी डीलर, उसको एक डीलर ने वो जो स्क्रॉल्स थे वो दिए थे बाय पेइंग लेस देन $100, उसने $100 पे किए, फिर उसको ये सारे के सारे जो स्क्रॉल्स थे मिले थे, दैट मींस वाज इट अ गिफ्ट, गिफ्ट तो फ्री में आता है ना, इसको तो पैसे पे करने पड़े, सो हमारा आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके फॉल्स आ गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। इन द अर्ली 1950s में a number of educational establishments in US, educational establishments everyone means schools, universities, colleges, so बहुत सारे जो schools, universities, colleges हैं US में were keen, वो interested थे to buy scroll buy करने के लिए from मार सैमुअल से, so वो बोल रहे हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो थी यूएस में वो मार सैमुअल से स्क्रॉल्स बाय करने में काफी इंटरेस्टेड थी। आंसर इज फॉल्स, ऐसा नहीं है। एवरीवन सेकंड पेज सेकंड पैराग्राफ में ही आपको लाइन नंबर 4 से रीड करना है, वहां पर लिखा है ही देन ट्रैवल टू यूनाइटेड स्टेट्स, फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स गया एंड अनसक्सेसफुली, निराशाजनक, अनसक्सेसफुली ऑफर्ड देम टू अ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, फिर उसने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को बोला कि आप ये ले लो, आप ये ले लो, लेकिन वो क्या हो गया, वो बंदा अनसक्सेसफुल हो गया, दैट मीन्स किसी भी यूनिवर्सिटी ने उससे वो खरीदा नहीं,
क्वेश्चन में बोले नहीं सारी की सारी यूनिवर्सिटीज इंटरेस्टेड है, वो इंटरेस्टेड तो थी नहीं तो वो खरीद लेती ना, सो आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके फॉल्स का है। क्वेश्चन नंबर 12 नाउ, द स्क्रॉल दैट वाज पीस्ड टुगेदर, वो स्क्रॉल जिसको हमने जोड़ा था 2017 में, कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट एनुअल ओकेजन्स, वो साल में जो जो फेस्टिवल्स जो जो वहां पर काम होता है उसके ऊपर उसमें इंफॉर्मेशन थी। इन द कुमरन एरिया, कुमरन एरिया के बारे में 2000 ईयर्स अगो उसमें पूरे साल की इंफॉर्मेशन थी जो स्क्रॉल को हमने जोड़ा था 2017 में। आंसर इज ट्रू। सेकेंड पेज लास्ट पैराग्राफ एवरीवन। 2017 की बात हुई है, वहां पर लिखा है कि हमारे पास रिसर्चर्स जो थे यूनिवर्सिटी ऑफ हाइफा के, उन्होंने रिस्टोर भी किया और अंडरस्टैंड भी कर लिया, डिसाइफर भी कर लिया एक लास्ट जो अनट्रांसलेटेड स्क्रॉल था, वन ऑफ द लास्ट अनट्रांसलेटेड स्क्रॉल्स। बहुत सारे स्क्रॉल्स उसमें से एक जो था बचा हुआ, उसको भी अंडरस्टैंड कर लिया था। कैसे? The universities Estival Raston और Jonathan Dave Bender spent 1 year reassembling the 60 fragments that make up the scroll. So fragment मतलब टुकड़े, 60 उसके टुकड़े थे, उन्होंने उसको अच्छे तरीके से जोड़ा, reassemble किया, deciphered from a band of coded text on parchment, फिर उन्होंने उसको अच्छे से समझने की कोशिश की जो उनको टेक्स्ट मिला था। The find provide insight into community of the people who wrote it and the 364-day calendar they would have used. फिर जब उनको इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्हें पता चला कि लोग वहां के कैसे थे, और जो उन्होंने 364 डेज का कैलेंडर बनाया था, 364 डेज इज इक्वल्स टू अ ईयर, एक साल का कैलेंडर बनाया था, उसमें उन्होंने सेलिब्रेशंस के बारे में लिखा था, सीजन्स के बारे में लिखा था, रिलीजियस इवेंट्स के बारे में लिखा था। दैट मीन्स कि उस स्क्रॉल के ऊपर उनको सारे के सारे एनुअल ओकेजन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही थी। सो आंसर इज ट्रू। अगर आप ये बोले कुमरन एरिया 2000 ईयर्स पहले की बात नहीं हुई, तो कुमरन एरिया के ऊपर ही तो ये सारा का सारा पैसेज है। पैसेज पैराग्राफ ए में ही, फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको कुमरन एरिया के बारे में स्टार्ट होता है। दैट मींस ये सारे स्क्रॉल वही इसी पर्टिकुलर एरिया में मिले थे और ये सारी बात मैच कर गई। सो आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 13 नाउ, academics at University of Haifa are currently researching how to decipher the final scroll. जो एकेडमिक्स हैं ये वाली यूनिवर्सिटी में, वो अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि वो उस फाइनल स्क्रॉल को कैसे अंडरस्टैंड करें। आंसर इज नॉट गिवन एवरीवन। ये जो लास्ट लाइन है वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा। ओनली वन मोर नोन स्क्रॉल रिमेन्स अनट्रांसलेटेड। हमारे पास सिर्फ एक ही स्क्रॉल बचा है जो अभी हमने ट्रांसलेट नहीं किया। यहाँ पर आपको मेंशन है कि उसकी ट्रांसलेशन चल रही है, यहाँ पर आपको मेंशन है कि वो उसकी ट्रांसलेशन हो गई है, यहाँ पर आपको मेंशन है कि वो उसकी ट्रांसलेशन अभी होनी है। सो नथिंग इज मेंशन्ड हियर, तो हमारा आंसर क्या आ गया? आंसर इज नॉट गिवन। लेट्स मूव टू द सेकंड पैसेज एवरीवन। सेकंड पैसेज इज अ सेकंड अटेम्प्ट एट डोमेस्टिकेटिंग टोमेटो, कि हम टोमेटो को दूसरी बार क्या कर रहे हैं? डोमेस्टिकेट कर रहे हैं। जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी है वो है कि कौन से पैराग्राफ में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और हम एक लेटर को एक बार से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें नोट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 हियर इज अ रेफरेंस टू अ टाइप ऑफ टोमेटो। एक उन्होंने हमें अलग तरीके का टोमेटो बताया है, दैट कैन रेजिस्ट अ डेंजरस इन्फेक्शन, जो एक बीमारी से बच सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। सो एक टोमेटो जो है वो बीमारी से बच सकता है। उसकी बात कौन से पैराग्राफ में हुई है? आंसर इज इन द सी पैराग्राफ एवरीवन। लेट्स मूव टू सी पैराग्राफ। सी पैराग्राफ में अगर आप मूव करो ना, तो ये जो उसका ये वाला पैराग्राफ है, राइट, द टीम ऑफ चाइना वाला, वहां पर उन्होंने यूज किया एवरीवन लाइन नंबर 2 में, इन दिस वे दे मैनेज टू क्रिएट अ स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब टाइप ऑफ टोमेटो, रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट इज इक्वल्स टू रेजिस्ट टू अ कॉमन डिजीज, एक डिजीज से वो बच सकता है, कॉल्ड बैक्टीरियल स्पॉट रेस। तो ये डिजीज का नेम है। इस तरह का ये जो टोमेटो है वो अपने आप को बचा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट टॉलरेंस है, उसमें विटामिन सी है। सो हमें यहाँ पर एक तरीके के टोमेटो की बात की गई और फिर वहां पर हमें बताया गया कि हाँ वो एक बीमारी से बच सकता है। सो आंसर इज इन द सी पैराग्राफ, क्योंकि बीमारी की बात उसी पैराग्राफ में हुई है। नाउ 15 नंबर क्वेश्चन, an explanation of how problems can arise from focusing only on a certain type of tomato plant. एक हमें एक्सप्लेनेशन दी गई है कि अगर हम सिर्फ एक ही तरीके के टोमेटो को देखेंगे तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एवरीवन, इट इज इन द बी पैराग्राफ। बी पैराग्राफ में अगर आप सभी मूव कीजिए तो बी पैराग्राफ में ये जो सेकंड पार्ट है वहां पर लिखा है, बट एवरी टाइम अ सिंगल प्लांट विद अ म्यूटेशन इज टेकन फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन ऑफ ब्रीडिंग
मच जेनेटिक डाइवर्सिटी इज लॉस्ट। अगर हम ज्यादातर टाइम में सिर्फ एक ही प्लांट को चूज करी जाएंगे, एक ही प्लांट को चूज करी जाएंगे, दैट मीन्स हम सिर्फ एक ही टोमेटो को चूज कर रहे हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन है लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही टोमेटो चाहिए, तो उससे क्या होएगा, उससे जेनेटिक डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। दैट मीन्स कि हमें क्या मिलेगा, हमें एक ही तरीके का सिर्फ टोमेटो बचकर रह जाएगा, बाकी अलग अलग जो उसकी विभिन्नता है वो हमें नहीं मिलेगी। और यहाँ पर लास्ट लाइन में लिखा है कि उसके वो जो डिजायरेबल ट्रेट है वो भी खत्म हो जाएंगे, दैट मीन्स कि उसका फ्लेवर भी खत्म हो जाएगा। सो ये सारी डिसएडवांटेजेस हैं अगर हमने सिर्फ एक ही टोमेटो को चूज किया। बी पैराग्राफ में ये गिवन था और बी पैराग्राफ से हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 नाउ, अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स के भी बहुत सारे एग्जाम्पल गिवन है दैट आर नॉट कल्टिवेटेड एट प्रेजेंट। अभी के टाइम पर हम उनको उगा नहीं रहे हैं, कल्टिवेट नहीं कर रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहे हैं, बट कुड बी यूजफुल एज फूड सोर्सेज। लेकिन अगर हम उनको खाने में ऐड करें तो बहुत अच्छे हो सकते हैं। सो प्लांट्स की उन्होंने एग्जाम्पल हमसे पूछी है। सो ये गिवन थी हमें ई पैराग्राफ में, मतलब बहुत सारे प्लांट्स की एग्जाम्पल ई पैराग्राफ में ही गिवन थी। लेट्स मूव एवरीवन टू ई पैराग्राफ। ई पैराग्राफ में अगर आप जाओगे ना तो ई पैराग्राफ में आपको मिलेगा ये सेकंड पार्ट में, वहां पर लिखा है 3 टीम्स थी, उन्होंने अपनी आंख अभी भी बाकी प्लांट्स के ऊपर रखी है, जिसको वो मेन स्ट्रीम मतलब मार्केट में लेकर आ सकते हैं, कैटापुल्टेड मतलब गुलेल के जैसे वापस उसको वहां पर लेकर आ सकते हैं। उन प्लांट्स का नाम क्या है, इंक्लूडिंग फॉक्सटेल एक प्लांट का नाम हुआ, ओट ग्रास दूसरे प्लांट का नाम हुआ, एंड काओपी तीसरे प्लांट का नाम हुआ। दैट मीन्स बहुत सारे जो प्लांट्स हैं ये वाले, इनको हम मार्केट में लेकर आ सकते हैं। अगर हमने ऐसे प्लांट्स को यूज किया तो हम इनको बहुत इजीली यूज कर पाएंगे, हम इनको कंज्यूम कर पाएंगे, हम इनको खा पाएंगे। ये सारे न्यू फूड्स हैं। सो न्यू फूड्स की बात हो गई है, ई पैराग्राफ में ये एग्जांपल्स भी इसमें गिवन है। सो हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर विच इज 16 का, दैट इज ई। नाउ 17 नंबर क्वेश्चन, अ कंपैरिजन बिटवीन अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑफ टोमेटो एंड मोर रिसेंट रिसर्च। अभी कंपैरिजन हुआ है कि पहले हम टोमेटो को कैसे उगाते थे और अभी की रिसर्च की बात। जब भी हमें अर्ली बात आती है, अर्ली मतलब पुराने समय की बात बताइए, हिस्टोरिकल टाइम पीरियड की बात बताइए। ज्यादातर क्या होता है, अर्ली टाइम पीरियड की बात हमेशा ए पैराग्राफ में ही हुई होती है। अभी भी हमारा आंसर ए पैराग्राफ से मिल रहा है। ए पैराग्राफ में अगर आप मूव कीजिए ना, फर्स्ट पैराग्राफ से क्लियर है, इट टुक एटलीस्ट 3000 ईयर्स फॉर ह्यूमन टू लर्न हाउ टू डोमेस्टिकेट द वाइल्ड टोमेटोज। एक इंसान को 3000 साल लग गए थे कि हाँ उसने टोमेटोज को डोमेस्टिकेट कैसे करना है। दैट मीन्स ये अर्ली टाइम पीरियड की बात होगी, 3000 साल पहले, तो अर्ली टाइम पीरियड हो गया ना। लाइन नंबर अभी 2 में लिखा है, नाउ 2 सेपरेट टीम्स इन ब्राजील एंड चाइना हैव डन इट। अभी के टाइम पे जो ब्राजील और चाइना में अलग अलग जो टीम्स, उन्होंने उसको 3 साल से भी बहुत कम टाइम पीरियड में ऐसा कर लिया। दैट मीन्स पुराने समय में 3000 साल लग गए, अब के समय में सिर्फ 3 साल लग गए। सो देयर इज कंपेरिजन ऑफ अर्ली टाइम एंड टुडेज टाइम। सो कंपेरिजन हुआ ए पैराग्राफ में, 17 का आंसर आ गया विच इज ए। क्वेश्चन नंबर 18 नाउ, a personal reaction to the flavor of the tomato that has been genetically edited। कि अभी हमारा खुद का पर्सनल रिएक्शन, सो पर्सनल रिएक्शन है दैट मीन्स वहां पर आई लिखा होगा। पर्सनल रिएक्शन टू फ्लेवर ऑफ टोमेटो, टोमेटो के फ्लेवर को लेकर जिसको हमने अभी अभी एडिट किया है उसको लेकर एक पर्सनल रिएक्शन क्या है। आंसर इज इन द सी पैराग्राफ एवरीवन। सी पैराग्राफ में मूव कीजिए। सी पैराग्राफ में ये जो थर्ड लाइन है यहाँ पर लिखा है दे आर क्वाइट टेस्टी। वो बंदा क्या बोल रहा है, वो तो बोल रहा है ये बहुत टेस्टी है। दैट मीन्स फ्लेवर की बात हो रही है। कौन बोल रहा है इसको, कुडला बोल रहा है। दैट मीन्स कि कुडला बोल रहा है ये काफी टेस्टी है। दिस इज अ पर्सनल रिएक्शन ना, अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है लेकिन बहुत एरोमेटिक है, बहुत वो खुशबूदार है। सो हमारा आंसर आ गया 3 का विच इज सी, क्योंकि पर्सनल रिएक्शन वहां पर मेंशन्ड है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी एवरीवन। अभी हमारे पास यहाँ पर रिसर्चर्स गिवन है, हमने बताना है कि इसमें से कौन सा डायलॉग है जो इस पर्टिकुलर रिसर्चर ने बोला है। अगेन हमारे पास नोट गिवन है कि हम एक रिसर्चर को एक बार से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, domestication of certain plants could allow them to adapt to future environment challenges। अगर हमने कुछ ही प्लांट्स को डोमेस्टिकेट किया तो उससे क्या होएगा, जो भी फ्यूचर का एनवायरमेंट होएगा, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो उसको समझ सकता है, अडेप्ट कर सकता है। दैट मीन्स कि अब के टाइम पे क्या हो रहा है, पोल्यूशन मच रहा है ना, टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में देखी गई तो ये प्लांट्स उसको सर्वाइव कर पाएंगे, अडेप्ट कर पाएंगे। ये बोला था एवरीवन बी सियाक्स गेओ ने। इसकी लोकेशन आपको मिल रही है लास्ट ई पैराग्राफ में। ई पैराग्राफ में अगर आप सभी मूव कीजिए ना, वहां पर लिखा है, यहाँ पर अलग अलग प्लांट्स की बात की है। लाइन नंबर 2 में लिखा है बाय चूजिंग वाइट प्लांट्स। अगर हमने ये प्लांट्स को चूज किया दैट आर ड्रॉट और हीट टॉलरेंट, जो गर्मी को भी एकदम सह सकते हैं, हीट को सह सकते हैं, और सोके को, ड्रॉट को, पानी की कमी को भी सह सकते हैं। सेज गेओ, गेओ ने बोला है
वी कुड क्रिएट क्रॉप दैट विल थ्राइव, विल इज इक्वल्स टू फ्यूचर, फ्यूचर में थ्राइव मतलब ग्रो। सो हम ऐसे प्लांट्स को अगर चूज करेंगे ये फ्यूचर में भी ग्रो कर सकते हैं, चाहे प्लेनेट हमारा जितना मर्जी गर्म हो जाए। दैट मीन्स प्लेनेट गर्म हो रहा है विच इज एन एनवायरमेंटल चैलेंज, लेकिन ये प्लांट्स फिर भी ग्रो करेंगे और इसको ग्यो ने बोला। सो हमारा 19 का आंसर आ गया विच इज अवर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20th नाउ, the idea of growing and eating unusual plants may not be accepted on a large scale। अगर हम ग्रो कर रहे हैं या हम खा रहे हैं कुछ वियर्ड प्लांट्स को, वियर्ड प्लांट्स मतलब जो हमने लैब्स में बनाए हैं, जिसके ऊपर हमने टेस्टिंग वगैरह की हुई है, अगर हम ऐसे प्लांट्स को ग्रो और खा रहे हैं तो ज्यादातर पॉपुलेशन, लार्ज स्केल पॉपुलेशन जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आंसर इज डी, जॉनथन जॉन्स ने ये बोला था। एवरीवन, इसकी लोकेशन ई पैराग्राफ का जो फर्स्ट पार्ट है वहां पर गिवन है। दिस अप्रोच कुड बूस्ट द यूज ऑफ मेनी ऑब्सक्योर प्लांट्स। ऑब्सक्योर मतलब जो चीज क्लियर नहीं है, जो चीज हम हमेशा से नहीं यूज कर रहे हैं। जॉनथन जोन्स ने ये चीज बोली। बट इट विल बी हार्ड फॉर न्यू फूड टू ग्रो सो पॉपुलर। लेकिन न्यू फूड के वास्ते पॉपुलर होना काफी मुश्किल है। किसमें पॉपुलर होना? विद फार्मर्स, फार्मर्स जिसको ग्रो कर रहे हैं, एंड कंज्यूमर्स, कंज्यूमर जो उसको खा रहे हैं। दैट मीन्स खाने वाले और ग्रो करने वाले बंदों में ऐसे प्लांट्स का पॉपुलर होना काफी मुश्किल है। जॉनथन जोन्स ने ये चीज बोली। अभी हमारा क्वेश्चन भी है ग्रोइंग और ईटिंग के ऊपर, अनयूजुअल प्लांट, न्यू प्लांट के ऊपर, ये एक्सेप्ट नहीं होएगा, उसने बोला हार्ड है। सो आंसर इज दी ओनली विच इज जॉनथन जोन्स। क्वेश्चन नंबर 21 नाउ, इट इज नॉट एडवाइजेबल, हम आपको एडवाइस नहीं कर रहे हैं, फॉर द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ सर्टेन रिसर्च टू बी मेड पब्लिक। ऐसी बिल्कुल भी, वो कहते हैं कि ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोलते हैं कि आप जो हम रिसर्च कर रहे हैं फ्यूचर में जो होएगा उसको पब्लिक को बता दो, ये हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। दैट मीन्स पब्लिक से कुछ चीजों को छुपाना चाहिए। आंसर इज ए, जॉर्ज कुडला, ये कुडला ने बोला था। एवरीवन, ये भी ई पैराग्राफ में मिलेगा आपको। लास्ट पार्ट जो है वहां पर लिखा है, बट कुडला डिडेंट वांट टू रिवील विच स्पीशीज वर इन हिज टीम्स साइट। की कुडला नहीं बताना चाहता कि कौन से प्लांट्स की जो स्पीशीज थी वो उसके ऊपर उसने रिसर्च की है, बिकॉज CRISPR हैज मेड द प्रोसेस सो इजी। क्योंकि ये जो क्रिस्पर है इसने सारा का सारा प्रोसेस काफी इजी कर दिया है। अगर किसी भी बंदे के पास स्किल है वो लैब में जाएगा और सारा का सारा टेस्ट खुद कर सकता है, जिसकी वजह से कुडला बोल रहा है कि नहीं, हमने पब्लिक को इस चीज के बारे में बताना ही नहीं है, वो खुद एक्सपेरिमेंट करने लग पड़ेंगे। सो हमारा आंसर आ गया 21 का विच इज कुडला, ऑप्शन ए, कि हाँ वो पब्लिक को इसके बारे में खुलासा नहीं करना देना चाहते, वो उसको अभी छुपाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नाउ, present efforts to domesticate one wild fruit are limited by the cost involved। कि जो भी हम एफर्ट कर रहे हैं कि हम एक वाइल्ड फ्रूट को डोमेस्टिकेट कर लें, उगा लें, वो चीज जो है अभी थोड़ी इतनी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें पैसा लगेगा, कॉस्ट लगेगी, और उस चीज की वजह से वो नहीं हो पा रहा है। आंसर इज सी, जोइस वेन एक्क, इसने ये चीज बोली थी। एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको मिलेगी डी पैराग्राफ की लास्ट लाइंस में, जो सेकंड पार्ट है उसका। डी पैराग्राफ के सेकंड पोर्शन की लास्ट लाइंस में पढ़ो सारे बच्चे, लास्ट थर्ड लाइन में, देयर्स पोटेंशियल फॉर दिस टू बी अ कमर्शियल क्रॉप। ए जो फ्रूट क्रॉप है वो अभी कमर्शियल क्रॉप बन सकता है, एनवेक ने बोला ये। बट शी एट दैट टेकिंग द वर्क फर्दर वुड बी एक्सपेंसिव। लेकिन अगर हमने इस काम को और आगे लेकर जाना है तो ये काफी महंगा पड़ सकता है। सो दैट मीन्स कि महंगा है तो कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व है, जैसे उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, सो उसमें बहुत पैसा लग जाएगा। सो ये वेनिक ने बोला पैसे की बात। सो हमारा आंसर आ गया वेनिक विच इज अवर ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, present human only make use of small proportion of plant foods available on earth। अर्थ में हमारे पास बहुत सारे फूड प्लांट्स अवेलेबल हैं, लेकिन ह्यूमन उसमें से सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी को, थोड़े से प्रोपोर्शन को, थोड़े से परसेंटेज को यूज कर रहा है। आंसर इज ए, जॉर्ज कुडला। एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको ए पैराग्राफ में मिलेगी। ए पैराग्राफ में मूव कीजिए, लाइन पैराग्राफ नंबर जो इसका 4 है ना, जहां पर आपको जॉर्ज कुडला का नहीं मिला वहां पर लिखा है, हम जो भी खाते हैं हम उसको चेंज कर सकते हैं। लाइन नंबर 2 में लिखा है देयर आर 50,000 एडिबल प्लांट्स। 50,000 प्लांट्स ऐसे हैं जो हम क्या कर सकते हैं, जो हम खा सकते हैं पूरी दुनिया में। बट 90% ऑफ अवर एनर्जी कम्स फ्रॉम जस्ट 15 क्रॉप। 50,000 में से हम सिर्फ 15 क्रॉप्स को यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स हम बहुत कम क्रॉप्स को यूज कर रहे हैं। कौन बोले ये चीज? जॉर्ज कुडला। सो जॉर्ज कुडला इज अवर आंसर विच इज ऑप्शन ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी नाउ। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास है दैट इज ब्लैंक्स, ओनली वन वर्ड की लिमिट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24 is an undesirable trait such as loss of dash may be caused by a mutation in a tomato gene।
एक कोई अनफेवरेबल अनडिजायरेबल कोई बुरा फीचर करेक्टरिस्टिक्स आ सकती है, जैसे कि किसी चीज की कमी हो जाएगी। कमी किसकी होएगी? फ्लेवर की हो जाएगी। अगर हम सिर्फ एक ही टोमेटो को बार 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 यूज कर रहे हैं, अगर उसकी ही म्यूटेशन करी जा रहे हैं, उसमें चेंजेस कर जा रहे हैं, तो फ्लेवर खत्म हो जाएगा, फ्लेवर लॉस हो जाएगा। ये बी पैराग्राफ में बात हुई थी एवरीवन। बी बॉय वाले पैराग्राफ में मूव कीजिए, वहां पर लिखा है अगर सिंगल प्लांट की ही सिर्फ म्यूटेशन हम की जा रहे हैं की जा रहे हैं की जा रहे हैं, तो एक तो जेनेटिक डाइवर्सिटी लॉस होगी। ठीक है, अभी जेनेटिक डाइवर्सिटी हमारा आंसर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था ट्रेड क्या लॉस्ट होगा, ये ट्रेड तो है नहीं। ठीक है, ये है वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। एंड समटाइम्स द डिजायरेबल म्यूटेशंस कम विद एंड समटाइम्स द डिजायरेबल म्यूटेशंस कम विद लेस डिजायरेबल ट्रेट्स। अभी कभी कभी लेस डिजायरेबल ट्रेट भी आ जाते हैं। लेस डिजायरेबल इज इक्वल्स टू अनडिजायरेबल। कैसे? एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, टोमेटो स्ट्रेन ग्रोन फॉर सुपरमार्केट हैव लॉस्ट मच ऑफ देयर फ्लेवर। अभी जो हम सुपरमार्केट के लिए जो टोमेटो उगाते हैं, वो एक ही टोमेटो आई जा रहा है बार बार, जिसकी वजह से उसका फ्लेवर खत्म हो गया। सो हमारा 24th का आंसर आ गया, विच इज फ्लेवर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 25। अभी 25th क्वेश्चन क्या है? बाय मॉडिफाइंग वन जीन इन अ टोमेटो प्लांट, अगर हम एक टोमेटो प्लांट में एक जीन को चेंज कर रहे हैं, रिसर्चर्स मेड द टोमेटो 3 times इट्स ओरिजिनल साइज। तो हमने जब एक चीज को उसमें चेंज किया, तो एक टोमेटो का जो साइज है वो 3 गुना बढ़ गया। अभी हमने देखना था 3 times की बात कौन से पैराग्राफ में हुई है। सी पैराग्राफ में मूव कीजिए सारे बच्चे। फर्स्ट लाइन से क्लियर है, कुडला ने 6 चेंजेस किए हैं। फॉर इंस्टांस दे ट्रिपल्ड, एवरीवन ट्रिपल का मतलब क्या होता है? 3 गुना ज्यादा होना। दे ट्रिपल्ड द साइज ऑफ फ्रूट, उसने फ्रूट के साइज को ही 3 गुना बढ़ा दिया। वहां पर लिखा था 3 गुना ज्यादा कोई चीज हो गया, क्या चीज हुई थी फिर? इट वॉज द साइज ओनली। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 26 नाउ। अ टाइप ऑफ टोमेटो, अभी हमारे पास एक टोमेटो है विच वॉज नॉट बैडली अफेक्टेड बाय डाय, जो किसी चीज से अफेक्ट नहीं हुआ था इतनी बुरी तरह, एंड वॉज रिच इन विटामिन सी, और उसमें विटामिन सी बहुत था। अभी हमने देखना विटामिन सी की बात कहाँ हुई है, ये हुई थी सी पैराग्राफ की लास्ट लाइन में, विटामिन सी यहाँ पर। दे ऑल्सो क्रिएटेड अनदर स्ट्रेन विच इज मोर सॉल्ट टॉलरेंट, जो सॉल्ट को टॉलरेट कर लेगा। टॉलरेट मतलब सर्वाइव कर लेगा, दैट मीन्स उसके ऊपर सॉल्ट का कोई फर्क नहीं पड़ा। सो कोई फर्क किसका नहीं पड़ा? सॉल्ट का। सो हमारा आंसर 26 का क्या आ गया? विच इज सॉल्ट। उन्होंने लिखा वो अफेक्ट नहीं हो रहा, वो टॉलरेट कर रहा है। किसको टॉलरेट कर रहा है? सॉल्ट को टॉलरेट कर रहा है। लेट्स मूव टू दिस लास्ट सेक्शन एवरीवन। इट इज अबाउट इनसाइट और एवोल्यूशन। या तो चेंजेस होंगे या फिर नॉलेज मिलेगी। सो दैट इज इनसाइट और एवोल्यूशन। जो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी है वो है जी, दैट इज अवर एमसीक्यू। सो क्वेश्चन नंबर 27 इज द पर्पस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ इज, फर्स्ट पैराग्राफ का पर्पस क्या है? अभी हम सभी मूव करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर। सो जो हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ है दैट इज फर्स्ट लाइन रीड कर लीजिए। Scientific theory is popularly believed to result from sheer genius of such intellectual stars as naturalist Charles Darwin and theoretical physicist Albert Einstein। वो बोल रहे हैं साइंटिफिक डिस्कवरी हम ये ज्यादातर मानते हैं कि किससे आई है? ये जो बड़े बड़े जीनियस थे उससे ही सारी की सारी साइंटिफिक डिस्कवरी हुई है, जैसे चार्ल्स डार्विन और जो थ्योरी जिसने दी थी फिजिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। हमें लगता है ये चीज जो है इससे ये सब कुछ हुआ है। ये जो साइंटिफिक डिस्कवरी बनी है इन दोनों लोगों के ऊपर ही बनी है, क्योंकि ये हम सारे बंदे मान रहे हैं, पॉपुलरली यही बिलीव किया जाता है। सो फर्स्ट 2 लाइन्स में हमने ये पढ़ा। अभी पर्पस क्या है फर्स्ट पैराग्राफ का? किसी पर्टिकुलर आइडिया को वो डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड मतलब एक्सप्लेनेशन तो दी नहीं है, किसी बिलीफ को किसी मान्यता को कंपेयर तो उन्होंने किया ही नहीं है। एक व्यू था वाइडली मतलब पॉपुलर ज्यादा था, उसको डिसअप्रूव किया। डिसअप्रूव तो उन्होंने किया ही नहीं है, एक कॉमन एजम्पशन को हाईलाइट किया, आउटलाइन किया। उन्होंने फर्स्ट 2 लाइन्स में बताया था, क्या बताया था कि पॉपुलर यही है कि इन दोनों बंदों की वजह से साइंटिफिक थ्योरी बनी है। अभी पॉपुलर है दैट मीन्स सारे लोग मान रहे हैं, सारे लोग मान रहे हैं दैट मीन्स इट इज अ कॉमन एजम्पशन। एजम्पशन मतलब जो चीज हम मान लेते हैं, कॉमन मतलब सारे लोग मान रहे हैं। सो आंसर इज ओनली दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर द राइटर्स डूइंग इन सेकंड पैराग्राफ? सेकंड पैराग्राफ में राइटर क्या कर रहा है? आंसर इज ए, क्रिटिसाइजिंग एन ओपिनियन, एक ओपिनियन को बुरा बुरा बोल रहा है। सेकेंड पैराग्राफ में मूव कीजिए सारे बच्चे। यहाँ पर लिखा है देयर मे बी सम लिमिटेड ट्रूथ टू दिस व्यू। ये जो व्यू है, ये जो बात है, ये जो बिलीफ है, इसको लेकर बहुत कम सच्चाई है। अगर कम सच्चाई है दैट मीन्स वो क्या बोल रहा है
किसमें ज्यादातर उसमें झूठ ही है. However, we believe it is largely misrepresent. It largely misrepresent the real nature of scientific theory. कि ये जो भी व्यू है ये हमें गलत दिशा दिखा रहा है, ऐसा तो है ही नहीं, ये सब कुछ जो बोल रहा है गलत बोल रहा है. दैट मीन्स कि ये एक ओपिनियन को क्या कर रहा है, बुरा बुरा बोल रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है. सो 28 का आंसर आ गया, दैट इज ए. क्वेश्चन नंबर 29. थर्ड पैराग्राफ में व्हाट डू राइटर सजेस्ट अबाउट डार्विन एंड आइंस्टाइन. राइटर ने डार्विन और आइंस्टाइन के बारे में थर्ड पैराग्राफ में क्या बोला है? आंसर इज ए. दे रिप्रेजेंट एन एक्सेप्शन टू अ जनरल रूल. कि डार्विन और आइंस्टाइन जो है ये अनोखे बंदे थे, ये एक्सेप्शनल केस थे. जनरल रूल कोई और है, लेकिन ये दोनों बंदे एक्सेप्शन थे, ये दोनों बंदे यूनिक थे. एवरीवन थर्ड पैराग्राफ में जाते हैं. थर्ड पैराग्राफ में लाइन नंबर 1 में लिखा है सेटिंग असाइड. सेटिंग असाइड मतलब इन दोनों को साइड पे रख दो. साइड पे रख दो मतलब इन दोनों को अलग कर दो. अलग कर दो मतलब एक्सेप्शन है ये. सेटिंग असाइड सच ग्रेट्स एज डार्विन एंड आइंस्टाइन. डार्विन और आइंस्टाइन तो पहले महान बंदे थे, अगर आप इनको साइड पे रख दो, whose monumental contributions are duly celebrated. इन दोनों बंदों को बहुत ही हम सम्मान देते हैं. We suggest that innovation is more a process of trial and error. इन दोनों बंदों को साइड पर रखो तो आपको पता चलेगा कि इनोवेशन क्या है. ट्राई करो, गलती करो, फिर ट्राई करो, फिर गलती करो, फिर ट्राई करो, फिर गलती करो. दैट मीन्स ये ऐसे तो है कि आप अपने गलतियों से सीखते हो तो आप एक रिसर्च कर पाते हो, लेकिन आप इन दोनों बंदों को साइड पर रख दो. दैट मीन्स कि वैसे तो ये कॉमन रूल है ट्रायल और एरर का, लेकिन डार्विन और आइंस्टाइन थोड़े अनोखे बंदे थे, इन्होंने सीधी डिस्कवरी कर ली. सो दे वर एक्सेप्शनल केसेस. सो हमारा 29 का आंसर आ गया, विच इज ऑप्शन ए. दे रिप्रेजेंट एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल. क्वेश्चन नंबर 30 नाउ. जॉन निकल्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन हुज आइडिया. जॉन निकल्सन एक ऐसा बंदा था जिसके आइडियाज को, आंसर इज सी, लेड द फाउंडेशन फॉर समवन एल्सेस ब्रेक थ्रू. कि इस बंदे के आइडियाज को यूज किया गया, फिर किसी और बंदे ने अपनी डिस्कवरी कर दी थी जॉन निकल्सन के आइडियाज को यूज करके. एवरीवन, जॉन निकल्सन की बात हुई थी इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में. यहाँ होगी जॉन निकल्सन की बात. फिर एवरीवन यहाँ पर लिखा लाइन नंबर 4 में कि उसका सक्सेस जो था वो दी सक्सेसेस आर ऑल मोर नोटवर्दी गिवन द फैक्ट दैट निकल्सन वाज रॉन्ग अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटो एनिमल्स एलिमेंट्स. सो उसने वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज की हैं, लेकिन एक थ्योरी उसकी गलत चल गई थी, विच वाज प्रोटो एलिमेंट्स. दे डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, कि प्रोटो एलिमेंट्स होते नहीं है. येट अमिड हिज ऑफन फैंसीफुल थ्योरीज एंड वाइल्ड स्पेकुलेशन, जितने भी उसने यहाँ तक ये सारी डिस्कवरीज वगैरह करने की कोशिश की है, निकल्सन ऑल्सो प्रपोज्ड अ नॉवल थ्योरी. उसने एक नई थ्योरी भी बनाई थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेकर. सो दिस वाज द थ्योरी जो उसने खुद बनाई थी. नील बोहर एक दूसरा बंदा आया जो नोबेल प्राइज विनर था, जिसको हम एटॉमिक थ्योरी का फादर भी बोलते हैं, जम्प्ड ऑफ फ्रॉम दिस इंटरेस्टिंग आइडियाज टू कंसीव हिज नाउ फेमस मॉडल ऑफ एटम. उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने ये जॉन निकल्सन की आइडिया को चूज किया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को. उस आइडिया को यूज कर कर उसने अपना खुद का मॉडल बना दिया. दैट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हमारे जॉन निकल्सन बंदे ने बनाया था वो बेसिक था. बेसिक को उसने यूज किया नील बोहर ने, और फिर उसने अपना खुद का आइडिया बना दिया. सो हमारे 30th क्वेश्चन का आंसर क्या आया कि जॉन निकल्सन एक ऐसा बंदा है जिसने फाउंडेशन, जिसने बेसिक्स जो थे वो क्रिएट किए, और फिर कोई और बंदा आया, समवन नील बोहर आया, और उसने अपनी डिस्कवरी कर दी उसको लेकर. नाउ क्वेश्चन नंबर 31. What is the key point of interest about acidosis stirrup placement? acidosis stirrup placement को लेकर कौन सी चीज इंटरेस्टिंग है? आंसर इज ए, द सिंपल रीजन व्हाई इट वाज इन्वेंटेड. कि पहली बात तो ये हमें ये बताई जाए कि इसको बनाया तो बनाया क्यों. ये था सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज. सो एसिडोसिस स्टिरअप प्लेसमेंट की बात हुई है इस पैराग्राफ में, राइट. इस पैराग्राफ में वो बोल रहे हैं कि हाँ, राइटर का 1 फुट ऊपर होता है, 1 फुट नीचे होता है, उसको स्पीड मिल जाती है, ये सब कुछ हो जाता है. इसको एक अननोन जॉकी ने बनाया था जिसका नेम था जैकी वेस्ट्रूप. हैड वेस्ट्रूप कंडक्टेड मेथोडोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस. क्या इस बंदे ने पहले टेस्ट वगैरह किए थे, इन्वेस्टिगेशन की थी, और एग्जामिन एक्सटेंसिव फिल्म रिकॉर्ड्स, या फिर पहले इसने फिल्में देखी थी जिसकी वजह से उसको पता चला ये चीज. हैड ही फोर्स इन स्पीड एडवांटेज. क्या उसको पहले पता चल गया था कि वहां पर उसको स्पीड मिलेगी. सो ये सारे क्वेश्चन हमारे मन में आ रहे हैं कि हाँ, उसने ये चीज बनाई, तो बनाई कैसे और बनाई तो बनाई क्यों. सो हमारे मन में ये क्वेश्चंस आए अगर एसिडोसिस स्टिरअप प्लेसमेंट को लेकर. सो सबसे ज्यादा हमारा इंटरेस्ट इसमें क्यों है कि हमें बस रीजन बता दो कि इसको क्यों बनाया गया. सो आंसर इज ओनली ए. Let's move to the next question category, which is yes, no, not given. Question number 32 is
Acknowledging people such as Plato or Da Vinci as geniuses will help us understand the process by which great minds create new ideas. वो बोल रहे हैं अगर हमने प्लेटो और दा विंसी जैसे बंदों को सोचा, अगर हमने बंदों को समझा, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ जी उन दोनों का ऐसे ग्रेट माइंड, जो बहुत अच्छे बंदे होते हैं, उनका दिमाग चलता तो चलता कैसे, वो नए आइडियाज बना कैसे लेते हैं, अगर हम प्लेटो और दा विंसी को समझ लें. ओके, आंसर इज नो, ऐसा नहीं है, आप नहीं समझ सकते हो. इसकी लोकेशन एवरीवन आपको मिलेगी सेकेंड पेज के ऊपर, ये जो द नोशन ऑफ इनसाइट वाला पैराग्राफ है ना, उसमें. सो यहाँ पर लिखा है क्रिएटिविटी एंड जीनियसेस आर ऑफन इन्वोक्ड बट दे रिमेन वैग एंड ऑफ डाउटफुल साइंटिफिक यूटिलिटी. क्रिएटिविटी और जो जीनियस है, ये दोनों को हम समझते तो एक है, इन दोनों को एक माना जाता है, लेकिन ये फिर भी अनक्लियर है और ये हमारी साइंटिफिक यूटिलिटी में, साइंटिफिक यूज में काम ही नहीं आ सकते, ये डाउटफुल है. दैट मीन्स हम इनसे सीख ही नहीं सकते कोई चीज. क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं आप इससे ये सब कुछ सीख सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि नहीं हम इससे कुछ नहीं सीख सकते. इवन लास्ट लाइन में भी लिखा है वी नीड अनदर अप्रोच, कि हमें कोई और तरीका चाहिए. दैट मीन्स कि हम इससे तो कुछ नहीं सीख सकते हैं. क्वेश्चन बोल नहीं आप इससे सीख सकते हो, सो आंसर इज नो, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया. क्वेश्चन नंबर 33 नाउ. The law of effect was discovered at a time when psychologists were seeking a scientific reason why creativity occurs. कि law of effect तब ये डिस्कवरी हुई थी जब जो साइकोलॉजिस्ट थे वो रीजन फाइंड कर रहे थे कि क्रिएटिविटी क्यों होती है. सो जब वो रीजन फाइंड कर रहे थे तब लॉ ऑफ इफेक्ट जो था वो डिस्कवर हुआ था. आंसर इज नॉट गिवन एवरीवन. लॉ ऑफ इफेक्ट की बात हुई है, साइकोलॉजिस्ट की भी बात हुई है. ये देखो यहाँ पर बात हुई है द लॉ ऑफ इफेक्ट वाज एडवांस्ड बाय साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक. जो एडवर्ड थॉर्नडाइक था उसने लॉ ऑफ इफेक्ट बनाया था 40 साल पहले. आफ्टर 40 साल बाद चार्ल्स डार्विन के, जब उसने अपनी जो डिस्कवरी थी उसको पब्लिश किया. लेकिन यहाँ पर ये कहीं पर मेंशन नहीं है कि क्रिएटिविटी का वो रीजन फाइंड कर रहे थे तब लॉ ऑफ इफेक्ट बना. ये चीज मेंशन ही नहीं है, तो आंसर क्या बन गया, आंसर इज नॉट गिवन. क्वेश्चन नंबर 34 नाउ. द लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ इफेक्ट ये चीज बोल रहा है that no planning is involved in behavior of organisms. कि जब भी हम जो भी एक इंसान का बिहेवियर है उसमें प्लानिंग नहीं चाहिए होती. लॉ ऑफ इफेक्ट बोल रहे हैं कि बिना प्लानिंग के आप सब काम कर सकते हो. आंसर इज यस. एवरीवन लॉ ऑफ इफेक्ट वाले पैराग्राफ में दोबारा जाएंगे, वहां पर एवरीवन लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज this simple law holds organism tend to repeat successful behaviors and to refrain from performing unsuccessful ones. कि इसमें होता क्या है, एक बंदा जो है जो चीज उसकी सही होगी वो बार बार उसको परफॉर्म करता रहता है, और जो चीज उसकी बुरी होगी वो उसको दोबारा परफॉर्म नहीं करता. Just like Darwin's law of natural selection, law of effect involves an entirely mechanical process of variation and selection. आप इसमें करते क्या हो, आप इसमें वैरायटी ऑफ पॉइंट्स को यूज करते हो और इसको फिर सिलेक्ट करते हो, फिर उस चीज को परफॉर्म करते हो. दैट मीन्स आप इसमें प्लानिंग करते हो. प्लानिंग तो आप करते नहीं हो, आप ट्रायल और एरर वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो. आप किस चीज को पहले ट्राई करते हो, अगर वो अच्छा काम कर रही है तो उसको करते रहते हो, अगर कोई चीज बुरी होगी तो उसको छोड़ देते हो. दैट मीन्स यू आर नॉट प्लानिंग, आप प्लान नहीं कर रहे हो, आपके हाथ में जो चीज आ रहा है आप उस स्टेप को फॉलो कर रहे हो. सो हमारा आंसर उससे क्या आ गया कि हाँ हम प्लानिंग नहीं करते हैं, हम बस जो आता है उसको परफॉर्म कर लेते हैं. आंसर इज यस. 35th क्वेश्चन. The law of effect set out clear explanation about the sources of new ideas and behavior. लॉ ऑफ इफेक्ट्स हमें बताता है कि हाँ जी जो न्यू आइडियाज हैं वो कहाँ से आते हैं, उसका सोर्स क्या है और कैसा बिहेवियर है. क्लियर एक्सप्लेनेशन देता है. आंसर इज नो, वो क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं देता है. एवरीवन लास्ट सेकंड पैराग्राफ में जाइए, वहां से आपको मिलेगा लास्ट थर्ड लाइन में द जनरेशन ऑफ नॉवल आइडियाज. नॉवल आइडियाज इक्वल्स टू न्यू आइडियाज. कि ये जो न्यू आइडियाज हमारे बनते हैं, ये जो बिहेवियर है मे नॉट बी एंटायरली रैंडम. ये इतना भी रैंडम नहीं है, ये इतना भी क्या नहीं है, क्लियर नहीं है. और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन दे रहा है सोर्स के बारे में. सो आंसर इज कॉन्ट्रडिक्टरी, इट इज नो. क्वेश्चन नंबर 36. Many scientists are now turning away from the notion of intelligent design and genius. ज्यादातर साइंटिस्ट अभी क्या कर रहे हैं, जो इंटेलिजेंट डिजाइन और जीनियस का आइडिया है इससे दूर हो रहे हैं. आंसर इज नॉट गिवन. अभी ये इंटेलिजेंट डिजाइन और आइडियाज की बात हुई है ये लास्ट पैराग्राफ में. द टाइम सीम राइट फॉर अबेंडनिंग मतलब छोड़ देना. छोड़ा हमने क्या, ये नोशन ऑफ इंटेलिजेंट डिजाइन एंड जीनियस को. लेकिन यहाँ पर साइंटिस्ट की बात नहीं है कि ज्यादातर साइंटिस्ट ने ये चीज को कर दिया है. साइंटिफिकली की बात हुई है कि हाँ हम इसको रिसर्च करेंगे, और लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट ने इस चीज को छोड़ दिया, उसकी बात नहीं हुई. सो 36 का आंसर आ गया, दैट इज नॉट गिवन.
नाउ क्वेश्चन नंबर 37 to 40 जो हमारे पास है समरी ब्लैंक्स और हमारे पास नीचे ऑप्शंस गिवन है, हमने उस ऑप्शन में से एक क्वेश्चन को चूज करना था, आंसर को चूज करना था. Origin of the creative behavior. 37th question is, the traditional view of scientific discovery is that breakthrough happen when a single mind has a sudden dash. कि क्रिएटिविटी तब हमारे अंदर आती है, डिस्कवरी हम तब करते हैं जब एक माइंड में कुछ अचानक से होता है. सडन क्या आता है? आंसर इज एफ, सडन इंस्पिरेशन आती है. एवरीवन फर्स्ट पेज पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, वहां पर ये आंसर गिवन है हमें. लास्ट थर्ड लाइन में लिखा है कन्वेंशनल विजडम. कन्वेंशनल मतलब पुराना. पुरानी जो विजडम है, बुद्धि है, वो इस चीज के ऊपर फोकस कर रही है कि इनसाइट्स की जो आइडियाज हैं, जो जिसकी वजह से डिस्कवरी होती है, इफ एज इफ द आइडिया स्पॉन्टेनियसली पॉप अप इन समवन्स हेड. किसी बंदे के दिमाग में, हेड में वो आइडियाज कैसे आएंगे? वो आइडियाज स्पॉन्टेनियसली आएंगे. स्पॉन्टेनियस मतलब जल्दी जल्दी, सडनली. सडनली क्या आए हमारे दिमाग में? आइडियाज. ना आइडियाज का सिनोनियम यहाँ पर हमें क्या गिवन था? इट वॉज इंस्पिरेशन, क्योंकि और आइडियाज के साथ कुछ मैच ही नहीं कर रहा. सो आंसर इज एफ ओनली. Question number 38 here. Advances are more likely to be results of longer process. In some cases, this process involves dash such as Nicholson's theory about proto-element. कि वैसे तो हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में प्रोसेस कुछ केसेस में कुछ हो जाता है. जैसे कि प्रोसेस में कुछ हो जाता है, जैसे निकल्सन की प्रोटो एलिमेंट की थ्योरी खराब थी ना, ऐसे हमारे प्रोसेस में कभी कभी कुछ हो जाता है. क्या हो जाता है? आंसर इज डी, विच इज मिस्टेक्स. प्रोसेस में मिस्टेक्स हो जाती हैं. एवरीवन, इसकी लोकेशन आप सभी को मिलेगी इन द पैराग्राफ निकल्सन वाला. निकल्सन वाले पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा है these successes are more noteworthy given the fact that Nicholson was wrong. निकल्सन खुद गलत था अपने प्रोटो एलिमेंट्स की प्रेजेंस को लेकर. दैट मीन्स कि कभी कभी हम अपने प्रोसेस में क्या कर सकते हैं? हम अपने प्रोसेसेस में मिस्टेक्स कर सकते हैं. सो हमारा आंसर क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आया, दैट इज डी, मिस्टेक्स. क्वेश्चन नंबर 39 है. ओके, सो वेस्ट्रोप का डिसीजन था कि उसने पोजीशंस को चेंज करना है. दिस ऑल्सो ऑफन, देयर इज ऑल्सो ऑफन एन एलिमेंट ऑफ डैश. फॉर एग्जाम्पल कोइंसिडेंस ऑफ आइडियाज. जैसे ये आइडियाज एक दूसरे के साथ मैच करते रहते हैं, इसमें कुछ होता है. क्या होता है जी? आंसर इज ई. इसमें लक भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एवरीवन, ये सेकंड पेज पर जो सेकंड पैराग्राफ है ना, वहां पर आपको गिवन है कि बहुत सारी स्टोरीज है, उसमें से कुछ फ्रेश एडवांसेस भी हैं. क्वेश्चन भी एडवांसेस के ऊपर था, जैसे कि एरर हो सकता है, गलती हो सकती है, मिस एडवेंचर हो सकता है, एंड प्योर सिरेंडिपिटी. सिरेंडिपिटी मतलब हैप्पी एक्सपीरियंस. तो वहां पर कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है ना. एक्सीडेंट इज इक्वल्स टू लक ओनली ना, कि क्या पता आपका लक काम कर गया और आपको उसका आंसर मिल गया हो. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आ, दैट इज लक. अभी लक क्यों आया? क्योंकि पोस्ट इट नोट की भी यहाँ पर बात हुई थी. और अगर आप नोटिस करो ना, यहाँ पर हैप्पी एक्सीडेंट की बात हुई है और यहाँ पर पोस्ट इट नोट की भी बात हुई. दैट मीन्स कि कभी कभी लक से भी आपका काम जो है वो बन जाता है. सो हमारा आंसर आ गया 39 का, विच इज ऑप्शन ई, लक. और कुछ मैच नहीं किया. 40th क्वेश्चन. जैसे कि हमारे पास दो लॉ हैं, लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और लॉ ऑफ इफेक्ट. देयर मे बी नो क्लियर डैश इन्वॉल्व. इन दोनों लॉस में कोई चीज है नहीं, कोई चीज मिसिंग है. क्या मिसिंग है? आंसर इज बी, गोल्स. इन दोनों चीजों में गोल नहीं है, एम नहीं है. एवरीवन, लॉ ऑफ इफेक्ट की बात यहाँ पर हुई, लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात यहाँ पर हुई. यहाँ पर लास्ट थर्ड पैराग्राफ में लिखा है डार्विन का लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के जैसे ही लॉ ऑफ इफेक्ट है. इसमें मैकेनिकल प्रोसेस है वेरिएशन और आइसोलेशन का, विदाउट एनी. लेकिन इसमें कोई चीज नहीं है. क्या नहीं है? विदाउट एनी एंड ऑब्जेक्टिव इन साइड, की हमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं मिल रहा. ऑब्जेक्टिव इज इक्वल्स टू गोल. और गोल वाली ऑप्शन कौन सी थी हमारी? दैट वॉज बी. इसमें कोई क्लियर गोल नहीं है, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है. सो 40th का आंसर आ गया, विच इज बी ऑप्शन. दिस इज एंड ऑफ अवर रीडिंग एक्सप्लेनेशन एवरीवन. आई होप ये रीडिंग आपको भी क्लियर होगी हो. अगर आपको ये रीडिंग क्लियर होगी, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए. थैंक यू एवरीवन.